सो हाय फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले कितना किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि अब हम आगे क्या देखेंगे। पहले हमने देखा ड्रामा होता क्या है। पहली फॉर्म जो मैंने आपको लिटरेचर में बताई वो बताई ड्रामा। ड्रामा क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अगर आज की फॉर्म में आप मूवीज़ देखते हैं तो इट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा जो स्टेज में परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। जो उस समय के लोग, जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती थी, थिएटर्स जाती थी और ड्रामा देखती थी। फिर हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा कैसे हुआ। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा की ओरिजिन कहाँ से हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ग्रीक से हुई थी। ग्रीक में ड्रामा कैसे आया, वहाँ पे जो ड्रामा आया वो जब हम लिटरेचर में ड्रामा को अच्छे से पढ़ेंगे तो डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रीक में ड्रामा कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि ग्रीक से आते आते ड्रामा कहाँ आया, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में हमने डिस्क्राइब किया कि एलिजाबेथन से 1945 तक ड्रामा कैसे कैसे चेंज हुआ। एलिजाबेथन में शेक्सपियर के टाइम पे कॉमेडी लिखी जाती थी, ठीक है, ट्रेजेडी लिखी जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि रेस्टोरेशन एज में हीरोइक ड्रामा आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हीरोइक ड्रामा के बाद एक और नई फॉर्म आई जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। ये नई फॉर्म आ गई यहाँ पे। अगर मैं आपको सीधे सीधे ये इस पढ़ाऊँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे कॉमेडी अलग है और कॉमेडी ऑफ मैनर अलग है, ये कैसे ट्रेजेडी अलग है और हीरोइक ड्रामा अलग है। तो जब हम एजेस पढ़ेंगे, जब हम ब्रिटेन लिटरेचर की एजेस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि ब्रिटिश लिटरेचर में जैसे जैसे चेंजेस आए, जैसे जैसे वहाँ की सोसाइटी में चेंजेस आए, वैसे वैसे वहाँ के ड्रामा में भी चेंजेस आते रहे। अब इसके बाद हमने देखा कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फिर हमने देखा रोमांटिक में पोइटिक ड्रामा आया। भाई पोइटिक ड्रामा क्या होता है, आई होप कि आप लोगों ने सुना हो, जिसे वर्स ड्रामा भी कहते हैं। ये वो फॉर्म होती है ड्रामा की जिसमें ड्रामा क्या होता है, पोइटिक फॉर्म में लिखा होता है। 1945 तक हमने देखा कि अब लोग क्या हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज होने लग गई। 1901 के बाद यहाँ पे ब्रिटेन की जो सोसाइटी थी वो चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी, ये हम लिटरेचर में देखेंगे कि हिस्ट्री कैसे लिटरेचर को इफ़ेक्ट कर रहा था। उनकी बहुत बड़ी कॉलोनी जो साउथ एशिया में थी, अगर पता हो तो बताओ, साउथ एशिया में सबसे बड़ी कॉलोनी उनकी क्या थी? उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी इंडिया। और ये कॉलोनी जो कर रही थी, ये कर रही थी रिवॉल्ट। बिकॉज वी आर इंडियन, तो हमारे लिए ये रिवॉल्ट नहीं है, बट उनके लिए वो रिवॉल्ट था। हमारे लिए क्या था, फ्रीडम फाइटिंग। यहाँ पे जब ये चीज़ें चेंज होने लगी, सोसाइटी में चेंजेस आ गई, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो यहाँ पे ड्रामा चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो नई फॉर्म ड्रामा की आती है, अब जो ये नई फॉर्म यहाँ पे हम ड्रामा के देखेंगे, ठीक है, 1945 से टिल नाउ, यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट आए, इन्होंने सोसाइटी को देखा। इन्होंने देखा कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे जो ड्रामा लिखे जाते थे वो नई फॉर्म लेके आए जिसको कहते थे प्रॉब्लम्स प्ले। लेकिन प्रॉब्लम्स प्ले जो है वो 1945 में इन्वेंट नहीं हुए, यहाँ पे नहीं आई। ये फॉर्म आपकी एलिजाबेथन एज में भी थी। डू यू नो दैट शेक्सपियर ऑल्सो रोट अ प्रॉब्लम प्ले? हम जानते हैं कि शेक्सपियर ने कॉमेडी ट्रेजेडी लिखी है, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि शेक्सपियर ने प्रॉब्लम्स प्ले भी लिखे हैं? यहाँ पे वन एक्ट ड्रामा, क्योंकि अब क्या हो गया है, साइंस में डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट करी, तो क्या है, रेडियो चला, ठीक है, रेडियो चला, टेलीविज़न आने लग गए, ठीक है, लोगों के पास साइंस के बारे में ज़्यादा बात करने का टाइम हो गया, थिएटर जाने का टाइम कम है। जो ड्रामा 5 एक्ट्स में लिखा जाता था, हर एक्ट में अलग 5-5 सीन भी हो तो 25 सीन्स हो जाते थे, वो अब सिर्फ एक एक्ट में लिखा जाता था। एक और ड्रामा की फॉर्म यहाँ पे आती है जिसको कहते हैं किचन सिंक ड्रामा या डोमेस्टिक प्ले। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, इसमें किसी एक फैमिली में कुछ ऐसा घटा है या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसको लोगों को दिखाना है।
ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो आई थिंक यू हैव अ सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट, आप मूवीज़ देखते हैं, आप मूवीज़ को भी अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। आप कहते हैं नहीं ये ट्रेजिक मूवी है, नहीं ये हॉरर मूवी है, तो आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? आप उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, तो कॉमेडी मूवी क्या है जिसमें हंसी मजाक हो। लेकिन जब हम ड्रामा में कॉमेडी देखेंगे तो वहाँ पे कॉमेडी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे की कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि केवल हंसी मजाक होगा, या ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं कि केवल रोना धोना होगा। वहाँ पे उनका एंडिंग क्या होगा, यानी कि वो जो ड्रामा है, जो एक्ट है, वो किस सेंस में ख़त्म हुआ, किस सेंस में उसका एंडिंग गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी कॉमेडी और ट्रेजेडी डिफाइन होती है। तो ये तो हमारी ड्रामा है। अब इसके आगे जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे, अब हम देखेंगे एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, इनके माध्यम से ही हम लिटरेचर की फॉर्म्स को देखेंगे। अगर आपको फॉर्म्स याद हो तो पहले थोड़ा सा फॉर्म को रिवाइज कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। जो फॉर्म्स हमने इंग्लिश लिटरेचर में देखनी है, जिनको हमें डीप में समझना है, कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी प्रोज, जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं गद्य, ठीक है। दूसरी फॉर्म है आपकी पोइट्री। पोइट्री का मतलब क्या होता है? जो पोइटिक फॉर्म में लिखी हो, वर्ड्स फॉर्म में लिखी हो, ठीक है। तीसरा आता है आपका ड्रामा। ड्रामा के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अब तक, तो इसमें मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि व्हाट इज़ ड्रामा। चौथा आता है इसमें नॉवल। नॉवेल्स जो होती थी पहले, क्या होती थी? पहले ये प्रोज का एक सेक्शन था, लेकिन बाद में इसमें इतनी सारी डेवलपमेंट आई कि ये क्या हो गई, ये आपकी प्रोज से हटके एक डिफरेंट क्या बन गई, फॉर्म बन गई। इसके अलावा जो हम एक डिफरेंट फॉर्म देखेंगे वो होता है आपका क्रिटिसिज्म। ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा एक और है, वो है आपका शॉर्ट स्टोरी। अभी तक आप लोगों को आई होप कि सिलेबस जो है वो पूरा याद हो गया होगा, और उसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो इन फॉर्म्स को हमने देखना तो है, लेकिन किसके बेस पे? हमें इसमें 3 कंट्रीज़ को देखना है। नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 इंडिया, बिकॉज वी आर इंडियन, और हमारे जो लिटरेचर है उसमें इंडियन राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें इंडियन राइटर्स देखने होंगे। और नंबर 3 अमेरिका। तो ये 3 कंट्रीज़ के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या? सबसे पहले इसमें हम कौन सी कंट्री की एजेस देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपकी ब्रिटेन। हम ब्रिटेन को इसमें देखेंगे, और ब्रिटेन की हम क्या डिस्कस करेंगे? ब्रिटेन की हम डिस्कस करेंगे आपकी ब्रिटेन में हम डिस्कस करेंगे आपका एजेस, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश जो मदर टंग है वो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसी कंट्री है नहीं है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड है, कहीं ना कहीं जेनेटिकली हम लोग इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इनके अधीन रहे हैं, हमने इनका लिटरेचर पढ़ा है। तो आज भी हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर की इम्पोर्टेंट भूमिका है। अब ब्रिटेन में आपने देखा होगा कि जो पोइट्री वाला सेक्शन है आपका लिटरेचर में, एलटी के सिलेबस में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। यानी कि टिल का मतलब होता है तक,
यानी कि 18वीं सेंचुरी ही नहीं पढ़ना है, इससे पहले का भी हमें देखना है, और 20वीं सेंचुरी तो अभी गई है, यानी कि हमें मॉडर्न टाइम पीरियड देखना है। तो हमें एजेस कहाँ से देखनी है? हमें वहाँ से देखनी है जहाँ से ब्रिटेन में पोइट्री स्टार्ट हुई, और ब्रिटेन में पोइट्री स्टार्ट हुई थी आपकी द एज ऑफ चॉसर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चौसर के टाइम पीरियड में सबसे पहले यहाँ पे पोइट्री स्टार्ट होती है। उसके बाद चौसर के टाइम के बाद कोई ऐसा राइटर नहीं आता जो चौसर जितना अच्छा लिख सके, इसलिए यहाँ पे चेंज आता है। फिर एलिजाबेथन में फ्लोरिस्ड होती है। फिर यहाँ पे भी आपके 2-3 टाइप्स के स्कूल्स एंड मूवमेंट्स आते हैं। मेटाफिजिकल होता है, कैवेलियर्स होते हैं और प्यूरिटन्स होते हैं। ये सब चीज़ें अभी मैं आपको अपर ईयर में बता रही हूँ। जब हम इंग्लिश का बैच स्टार्ट करेंगे लिटरेचर का, तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो पहले हम देख लेते हैं एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है पोइट्री में टिल 18वीं सेंचुरी, तो हम देखते हैं कौन कौन सी एज होती है। पहली एज जो ब्रिटिश हिस्ट्री में आती है वो है द एज ऑफ चौसर। चौसर का टाइम पीरियड जो है वो है आपका 1340 टू 1400। ये एक तरह से टाइम पीरियड चौसर की एज का प्लस चौसर का है। यहाँ पे 1314 टाइम पीरियड में इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज नहीं थी। चौसर ने एक डायलेक्ट पता है क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, यानी कि एक भाषा। जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका बोली या डायलेक्ट। तो चौसर ने अपने टाइम पीरियड में या चौसर के टाइम पीरियड में 4 डायलेक्ट्स होती थी, यानी कि 4 जो थी क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, ठीक है। उसमें से एक को उन्होंने चूज़ किया। भाई आपको लिटरेचर लिखना है, आप किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, तो इन्होंने जिस डायलेक्ट को चूज़ किया वो कौन सी है? ईस्ट मिडलैंड। इसको जब इन्होंने चूज़ किया ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को, और इसमें इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो यही जो है वो आगे चल के कौन सी लैंग्वेज बन गई? इंग्लैंड की लैंग्वेज, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश। अगर आपको याद होगा तो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है महाकवि तुलसीदास का। तुलसीदास ने अपना एक वर्क लिखा है रामचरितमानस, सभी को पता होगा। और आपको पता होगा कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस जो है वो लिखा गया है अवधी में। और अवधी उस समय भाषा नहीं होती थी, एक डायलेक्ट थी। लेकिन जब रामचरितमानस को रिकॉग्नाइज किया गया तो पाया गया कि रामचरित कौन सी भाषा में है? अवधी। और आज अगर आप देखोगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अवधी जो है वो डायलेक्ट नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है। यानी कि एक डायलेक्ट से एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कब होता है? जब उसमें कोई ऐसा साहित्य लिखा जाए। तो यहाँ पे हम चौसर के बारे में बात कर रहे थे कि चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया, और ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पे उन्होंने एक वर्क लिखा जो कि बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, जिसके बारे में बात होती है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स का नाम सबने सुना होगा। कैंटरबरी टेल्स जो इनका वर्क था, इन्होंने लिखा, बट ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि जब इसको कंप्लीट कर रहे थे तो उसके बीच में ही इनकी डेथ हो गई। कैंटरबरी टेल्स एक तरह से इनका एपिक और मैग्नस ओपस वर्क है। मैग्नस ओपस का मतलब होता है मास्टरपीस। मास्टरपीस यानी कि एक ऐसा वर्क जो आपको एक नई पहचान दिलाए, ठीक है। तो जब इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखना स्टार्ट किया तो इन्होंने प्लान किया कि इसमें कम से कम 124 स्टोरीज़ का कलेक्शन रखेंगे, लेकिन ये नहीं रख पाए और इन्होंने केवल 24 स्टोरी ही कंप्लीट कर पाए। बट इट इज़ इनफ। और इनके इस वर्क के कारण जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम पढ़ते हैं। और वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है?
वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द एज ऑफ चौसर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एज ऑफ चौसर के टाइम पे कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर्स कौन थे, चौसर ने कौन कौन से वर्क लिखे, क्यों चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड के बाद जो दूसरी एज आती है आपकी, वो आती है द एज ऑफ डार्कनेस। द एज ऑफ डार्कनेस वो एज है जिसको कहते हैं द बैरन एज। ये आती है आपकी 1400 से 1550, यानी कि 150 ईयर्स। इतना लंबा टाइम जब इंग्लिश में कोई भी राइटर नहीं है या कोई भी इतना बड़ा राइटर नहीं है जो चौसर से ज़्यादा अच्छा लिख सके, इसलिए इस टाइम पीरियड को द एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्रिटेन में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे 1476 में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है विलियम कैक्सटन के द्वारा। 1492 में डिस्कवरी ऑफ अमेरिका होती है। 1498 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे 1516 में एक वर्क आता है उटोपिया। उटोपिया जो था ये इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, ये आपका लैटिन में था। फिर एक राइटर आते हैं आपके राल्फ रॉबिन्सन। ये भाई साहब क्या करते हैं, राल्फ रॉबिन्सन जो हैं ये उटोपिया को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। कब ट्रांसलेट करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं इसको 1551 में। और जब ये इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट होता है, एक नई एज स्टार्ट हो जाती है ब्रिटेन में, जिसको कहते हैं रेनेसा। रेनेसा इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट। जब हम स्कूल और मूवमेंट्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि रेनेसा एज की क्या डिफरेंट क्वालिटीज़ थी या क्या ऐसी खास बात थी इस टाइम पीरियड की जिसे रेनेसा एज कहा जाता है। थर्ड एज जो आती है आपकी थर्ड एज जो आती है आपकी वो आती है द रेनेसा एज। रेनेसा एज जो थी यहाँ पे ये डेवलप्ड होती है आपकी 1550 से 1660 तक, यानी कि लगभग 110 साल। देखा जाए तो पूरी एक सेंचुरी आपकी डिपेंड करती है रेनेसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड होता है। इस टाइम पीरियड की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी थर्ड एज के अंदर ही आपकी दो एजेस हैं। पहली है आपकी एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को कौन नहीं जानता, आपके मोस्टली राइटर जो है वो एलिजाबेथन एज के हैं। क्वीन कब बनी थी, ये बनती है आपकी 1558 में क्वीन बनती है और 1603 में इनकी डेथ होती है। लेकिन इनके डेथ के बाद भी इनके टाइम के जो राइटर्स थे वो आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर। तो ये चलता है, इनके टाइम के जो राइटर्स हैं वो 1625 तक लिख रहे होते हैं। लेकिन 1625 में एक नया किंग आता है जो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, कुछ चेंजेस आते हैं और यहाँ पे आती है द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर देती है, थिएटर्स क्लोज कर देती है, जैसे मैंने आपको ड्रामा में बताया, ठीक है। 1625 से यहाँ पे प्यूरिटन एज स्टार्ट होती है जो 1660 तक, या यूँ कहिए कि 1649 तक रहती है। उसके बाद भी प्यूरिटन जो किंग होता है वो प्यूरिटन ही होता है। 1660 में एक नया चेंज यहाँ पर आता है, यहाँ पे किंग चेंज होता है, किंग मोनार्ची चेंज होती है, तो क्या होता है, लिटरेचर चेंज हो जाता है, बिकॉज लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। और यहाँ पे जो नया आता है वो आता है द रेस्टोरेशन एज।
ये जो रेस्टोरेशन है इसका टाइम पीरियड था, यहाँ पे थिएटर्स खुलते हैं, लिटरेचर में चेंजेस आते हैं, हीरोइक ड्रामा आता है, आपके ड्राइडन जैसे राइटर यहाँ पे आते हैं। इसका टाइम पीरियड था 40 ईयर्स का। यानी कि आपका 1660 से 1700 तक का टाइम पीरियड आपका आता है द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के बाद जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं द 18th सेंचुरी लिटरेचर। द 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है ये कम से कम पूरी एक सेंचुरी को कवर करता है। 1700 से स्टार्ट होता है और 1798 तक रहता है। इस एज में अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड एंड स्टील, विलियम ब्लैक, ये सारे राइटर्स आपके 18th सेंचुरी में आते हैं। और इसके अलावा यानी कि 1798 के बाद जो एज आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एज है। अगर हम देखें तो वो जो एज है वो क्या है, वो एज कहलाती है आपकी द रोमांटिक एज। एक वर्क यहाँ पे पब्लिश्ड होता है 1798 में, और जो पूरे लिटरेचर का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचता है, पूरी सोसाइटी का। द रोमांटिक एज 1798 में लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज मिलके जैसे पब्लिश करते हैं, उसमें कितने कलेक्शंस थे, उसमें आपके 23 वर्क्स इन्होंने अपने पोइटिक वर्क्स पब्लिश कराए थे, जहाँ से लिटरेचर में एक नई एज आती है जिसे रोमांटिक एज कहते हैं, और जो चलती है 1837 तक। इसके बाद भी यहाँ पे राइटर्स होते हैं, बट 1837 के बाद यहाँ लिटरेचर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1832 में क्वीन विक्टोरिया जो है वो क्वीन बनती है। क्वीन विक्टोरिया के क्वीन बनने के बाद वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन आता है, या वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसके बारे में हम साइड में बात करेंगे, 1750 से 1850 का जो टाइम पीरियड है ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एज आती है वो क्वीन विक्टोरिया के नाम से आती है, और ये पहली ऐसी क्वीन है जिसके नाम से लिटरेचर को जाना जाता है, वो भी उसके टाइम पीरियड में ही। वरना बाकी एलिजाबेथन एज को देख लें या प्योरिटन एज को देख लें या 18th सेंचुरी के लिटरेचर, किसी में भी उनको टाइम पे ही वो एज नहीं मिली, लेकिन क्वीन विक्टोरिया का नाम उस टाइम पीरियड में ही देने लग गए थे। क्वीन विक्टोरिया, तो द विक्टोरियन एज ये आती है आपकी 1837 से 1901 तक। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है, और क्वीन विक्टोरिया की डेथ होने से यहाँ पे ये लिटरेचर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड में ही जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला था, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई थी। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो आप इस तरह से लीजिए कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं या बहुत से हमारी यंग जनरेशन है जो गांव को छोड़ के शहर की तरफ भाग रही है। क्यों भाग रही है भाई शहरों की तरफ? क्या है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, है ना। तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे विक्टोरियन एज में जो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश्ड होती है आपकी फॉर्म, वो है नॉवेल्स, ठीक है। यहाँ पे राइटर्स नॉवेल्स के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू क्या बता रहे थे, आम आदमी की प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश कर रहे थे। नॉवेल्स के अंदर यहाँ पे नई फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। विक्टोरियन एज के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसे कहते हैं द मॉडर्न एज। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश लिटरेचर में एक नाम है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक फीमेल राइटर्स थी, और उन्होंने कहा था कि आफ्टर 1910 वी कैन सी द लिटरेचर बिकेम टोटली चेंज। 1910 के बाद लिटरेचर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो हो गए थे वो हो गए थे सेल्फ सेंटर्ड। 1945 तक का टाइम पीरियड क्या घटना हुई यहाँ पे
यहाँ पे 2 वर्ल्ड वॉर जो हैं वो दुनिया ने फेस किए, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, आप आइडिया लगाइए, अगर कोई है जो अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि गांव के जो मकान होते हैं वो बहुत छोटे नहीं होते हैं। अच्छा सा मकान होगा, घर के आगे काफ़ी ज़मीन होगी, ठीक है, खुला आसमान होगा, छत पे आप घूम सकते हैं। बट क्या आपको ये शहरों में देखने को मिलता है? मिडिल क्लास फैमिली में, नॉट रिच क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली कैसे रहती है? बिल्कुल एक छोटा सा कमरा उन्होंने रेंट पे लिया होगा, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे। जब हम एलिजाबेथन एज देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, कि रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे, इसलिए वहाँ पे जो राइटर्स होते थे या जो लोग होते थे वो खुल के बात करते थे। लेकिन मॉडर्न एज में क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लोग अपने घरों को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश लिटरेचर में हम मुल्क राज आनंद का अनटचेबल देखते हैं, तो वो किसके बारे में बताता है वो नॉवल? वो बताता है उन लोगों के बारे में जो पहले, अब तो उसको लॉ ने प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन उनकी लाइफ को वो उसमें दिखा रखा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने को मिलती है। 1901 से 1945 का लिटरेचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो फेस हमने किया था, हमने यहाँ पे क्या फेस किया, हमने यहाँ पे फेस किए वर्ल्ड वॉर। पता है वर्ल्ड वॉर का क्या टाइम पीरियड है? 2 वर्ल्ड वॉर हमने फेस किए, पहला 14 to 18 तक और दूसरा 39 to 44 तक। इन टाइम पीरियड्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अराजकता हो गया। आपको पता ही नहीं हो कि अगर आप अभी यहाँ पे बैठे हो तो क्या कल भी बैठे मिलोगे। तो इससे ह्यूमन माइंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। मेलैंकली चीज़ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई तो उससे क्या हो गया, लिटरेचर पे इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे लिटरेचर में भी चेंजेस आए। इसके बाद की जो एज है उसे कहते हैं हम द पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से अभी तक चल रही है। जब हम लिटरेचर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर एज को हम अच्छे से समझेंगे कि किस एज में क्या हो रहा था, तो तब आप अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि चौसर की एज का लिटरेचर और आज की एज के लिटरेचर में कितना फ़र्क आ गया है। नाउ इट्स क्लियर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर बहुत टफ है। अगर आप इसको स्टोरीज़ की तरह पढ़ो या आप इसको कहानियों की तरह देखो तो आपको लगेगा कि इट इज़ नथिंग। बट हाँ, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाते रहोगे अपने लिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर हम दूसरी चीज़ इस पर देखें तो हम देखते हैं इंडिया। आपने देखा होगा उसमें एक अलग सी यूनिट है आपकी जिसमें उन्होंने लिखा है इंडियन शॉर्ट स्टोरी। कोई एक शॉर्ट स्टोरी का राइटर का नाम पता है? अरे बहुत सारे हैं और सबसे बढ़िया तो अपने हैं रस्किन बॉन्ड। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ही इज़ लाइव नाउ, ठीक है। इंडियन ड्रामा, इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड देयर वर्क। तो भाई सबको पता है कि इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, तो हमें ये तो पता है कि इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्या हमें पता है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज कब डेवलप्ड हुई या इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में कब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया? तो जब हम इंडियन लिटरेचर को देखेंगे तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि इंडियन राइटर्स जो हैं
उन्होंने कब स्टार्ट किया या इंडिया में इंग्लिश कब आई? अगर आपने पढ़ा हो तो 1833 लॉर्ड मैकॉले एक रूल लाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम क्यों सबको पढ़ाएं। आपको इंडिया की इक्वालिटी पता होगी कि इंडिया इज़ अ कंट्री, देयर आर 22 लैंग्वेजेस एंड सो मच डायलेक्ट्स। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप इंडिया में ज़्यादा दूर मत जाइए, आप उत्तराखंड को देख लीजिए, अपना स्टेट है, ज़्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी होंगे तो कम से कम 4 और 5 डायलेक्ट्स हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 डायलेक्ट्स हैं, तो 13 यानी कि 2 स्टेट पे 1 डायलेक्ट्स है। आप देखिए, आप टिहरी जाएंगे, टिहरी अलग डिस्ट्रिक्ट है, और आप पौड़ी जाएंगे, जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दोनों की अपनी डायलेक्ट्स है कि नहीं? ठीक है, आप इधर से नीचे आ जाइए, आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार की अपनी डायलेक्ट है, वहाँ के लोगों का बोलने का तरीका, खान पान, रहन सहन सब अलग है। तो लॉर्ड मैकॉले को जब ये काम दिया गया, ठीक है, ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे कि आखिर इंग्लिश आई कैसे इंडिया में, तभी तो हम समझेंगे कि लिटरेचर कैसे डेवलप्ड हुआ इंडिया में इंग्लिश का। तो जब 1833 में लॉर्ड मैकॉले को ये काम दिया गया कि आपको इंडिया जाना है, ये साउथ एशिया वाली कॉलोनी में जाना है और वहाँ जाके चेक करना है कि वहाँ पे हम कैसे अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या है वर्क है या जो उनका फैक्ट्री वर्क्स है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लॉर्ड मैकॉले जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, 31 में ये आए, इन्होंने यहाँ पे पूरा इंडिया घूमा, तो ये कंफ्यूज हो गए। क्यों? आप देखिए कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में ये गए या ये पाकिस्तानी वाले क्षेत्र में गए तो वहाँ अलग कल्चर, फिर थोड़ा नीचे आए हिमाचल प्रदेश में, इनको थोड़ा सा पंजाबी मिली, लेकिन जब ये पंजाब गए तो वहाँ तो बिल्कुल ही अलग पंजाब, और पंजाब के नीचे हरियाणा, वहाँ उससे बिल्कुल डिफरेंट। तो इस तरह से इन्होंने पूरा इंडिया घूमा, होल इंडिया की जब इन्होंने वो कर दी तो इनको लगा कि भाई यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज तो है ही नहीं। वो हिंदी में एक वर्ड है कि घाट घाट में पानी बदले और 10 घाट पे बोली, तो यहाँ पे जब कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं तो हम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि क्या है, आज की बात करें तो आज इंडिया की कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है इंग्लिश। आज अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है और आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन टॉक ईजिली। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में और आपको जाना पड़ता है, फॉर्म भरा है आपने, आप नवोदय के पेपर के लिए जाते हैं मणिपुर या असम, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो देयर लैंग्वेजेस, आपको उनकी भाषा तो नहीं आती, तो आप कन्वर्सेशन कैसे करोगे? आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे। लेकिन ये आज की बात है, पहले तो यहाँ पे इंग्लिश थी नहीं, तो पहले यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, ईस्ट इंडिया को कंपनी को ये दिक्कत आ रही थी कि वो यहाँ पे लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे करें। भाई अब वो अपने यहाँ मजदूर रखेंगे, काम वाले लोग रखेंगे, तो उनके लिए उनसे बात करना तो ज़रूरी है। तो उन्होंने लॉर्ड मैकॉले को इस चीज़ के लिए भेजा कि भाई वहाँ देखो कौन सी कॉमन लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है जिसे वहाँ पे मोस्टली समझते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, यहाँ पे तो हर जगह पे अपनी डायलेक्ट है हर जगह। तो उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम उन्हें अपनी लैंग्वेज देते हैं। अपनी लैंग्वेज तो इंग्लिश। लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने कहा इंग्लिश देंगे, कितनों को पढ़ाओगे? इंडिया को, पूरी इंडिया को कैसे पढ़ा लोगे? दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि इंडिया की कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन था कि अगर इंडिया में कॉमन लैंग्वेज नहीं है और उन्हें हमें अपनी लैंग्वेज देनी है तो हमें उन्हें क्या पढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिल्टरेशन मेथड यूज़ करेंगे। फिल्टरेशन मेथड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टरेशन का मतलब होता है कि मैकॉले ने कहा कि हम जो हाई क्लास सोसाइटी है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो राजा, क्योंकि यहाँ पे पहले राजा महाराजाओं का दौर था, यानी कि किंग्स को फॉलो करते हैं। किंग्स को फॉलो कौन करते हैं? उनके जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं। अब मिनिस्टर्स क्या, घर पे भी कुछ काम करने लोग आते हैं, वो मिनिस्टर को फॉलो करते हैं, यानी कि वर्कर्स। और ये जो मिनिस्टर के घर पे काम करते हैं इनको फॉलो करते हैं इनके
पीपल्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, तो इन्होंने देखा कि जब यहाँ पे इतना प्रोसेस है तो उन्होंने कहा कि हम क्यों सबको पढ़ाएं भाई, हम अगर सबको पढ़ाएंगे, होल इंडिया की एजुकेशन पे अगर हम ही ओन करेंगे तो भाई हमारा तो बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया इज़ अ कंपनी, वो एक कंपनी है और कंपनी कभी भी अपना लॉस नहीं देखती। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो सबको इंग्लिश मिल जाए और हमें खर्चा ना हो। तो मैकॉले ने कहा कि आप रॉयल फैमिली को पढ़ाइए। आप अगर रॉयल फैमिली को पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे रॉयल फैमिली का कॉपी कौन करेगा, मिनिस्टर्स करेंगे, और उनकी कॉपी उनके वर्कर्स करेंगे, और उसके बाद पीपल्स। आप देखिए आज के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर किसी बड़ी फैमिली का बच्चा है और वो किसी बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो आप देखना कि जो उसके घर में वर्कर होगा वो भी सोचेगा कि यार मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। ये देखा भी जाता है आजकल कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं या बहुत से ऐसे वो हैं कि जिनके बच्चे क्या हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, और फिर उनकी देखा देखी जो उनके नियर बाय में जो ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, चाहे वो कर्जा लें उसके लिए। तो ये क्या है, एजुकेशन सिस्टम। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई, जब ये फिल्टरेशन मेथड आया तो 1833 में एक नई लैंग्वेज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और वो थी इंग्लिश। लेकिन इंडिया इतना कमज़ोर नहीं है कि 1833 में ही इंग्लिश आई और उसने वहीं से लिखना शुरू किया। इंग्लिश यहाँ पे आपको पता होगा एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, स्वामी विवेकानंद। वो पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने धर्म सम्मेलन में भारत की बात कही। तो ऐसे ही नहीं गई, वो भी इंग्लिश जानते थे। राजा राम मोहन राय, ये भी समाज सुधारक हुए हैं। इन लोगों ने इंग्लिश को पहले से ही क्या कर लिया था, सीख लिया था। 1833 में तो इंडिया में आई, पर इन्होंने सीख लिया था। और यहाँ से क्या होता है, हम देखेंगे कि 1833 से पहले कितने ऐसे राइटर्स थे इंडिया के जो लिखते थे। इंडिया में फर्स्ट वर्क इंग्लिश में किसने लिखा, ठीक है, फर्स्ट नॉवल कौन सा था इंडिया में, फर्स्ट ड्रामा कौन सा लिखा गया है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी इंडिया में, ठीक है, या फर्स्ट ट्रैवलॉग किसने लिखा। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हम समझेंगे इंडिया के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें पिलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। वो है आपके जैसे राजा राव, R.K. नारायण, अहमद अली का तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि अहमद अली इज़ ऑल्सो अ राइटर, एंड मुल्क राज आनंद। ये वो राइटर हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और इनको इंडिया में उतनी सफलता नहीं मिली। इनको इंडिया में इतना नाम नहीं मिला जितना ब्रिटेन में मिला। क्यों? क्योंकि R.K. नारायण हो या मुल्क राज आनंद हो, इन्होंने जब अपने वर्क इंडिया में पब्लिश करवाए तो इन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश को पढ़ने में किसको इंटरेस्ट है। तो इनके फ्रेंड्स, इनके मेंटर्स ने इनके वर्क्स को जो है वो ब्रिटेन में पब्लिश कराया। और ये वो टाइम पीरियड है 37-35 का, जब इंडिया के बारे में लोग जानना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। एक महात्मा गांधी को जानने के लिए लोगों के अंदर इतनी क्यूरोसिटी हो गई थी कि आखिर जहाँ से ये आदमी आया है, जहाँ का ये आदमी है इंडिया, वो कैसी कंट्री है। आपने देखा होगा R.K. नारायण, मालगुडी डेज, द गाइड, इनके वर्क्स में इन्होंने इंडिया की लाइफ को दिखाया, रूरल एरियाज़ को दिखाया। स्वामी एंड फ्रेंड्स, इन वर्क्स में इन्होंने बताया कि क्या काम है। मुल्क राज आनंद, इन्होंने लोअर क्लास के बारे में बात करी। अनटचेबल में इन्होंने दिखाया कूली, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के लोग कितना सफ़र करते हैं और कितना सफ़र करने के बाद भी वो कितना स्ट्रगल करते हैं और फाइनली जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उसे अचीव करके रहते हैं। तो इन लोगों को पहचान मिलती है
दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवल इन इंडिया। शॉर्ट स्टोरी में बात करें तो आर के नारायण ने और मुल्कराज आनंद ने भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। राजा राव इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो हम इन्हें इनके शॉर्ट स्टोरीज वर्क में इनको देखेंगे। इस तरह से हमने देखा कि इंडिया में यहाँ पे क्या है, शॉर्ट स्टोरी का क्या स्कोप है। और इंडिया का जो लिटरेचर है वो इतना वास्ट नहीं है कि उसको पढ़ने में हमें बहुत टाइम लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट, इंडिया में जो इंग्लिश है उसकी डेवलपमेंट थोड़ा सा क्या है, लेट है। सेकंड, ये हमारी नेटिव कंट्री है। जो चीज़ हमारी नेटिविटी से जुड़ी होती है वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, ठीक है। और उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब तीसरी कंट्री आती है हमारी अमेरिका। अमेरिका की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिपेंडेंस इंडिया से बहुत पहले हासिल कर दी थी। कब? हम सब पढ़ते हैं इंडिया अमेरिका जो 1776 में आज़ाद हो गया था। डिस्कवरी कब हुई थी इसकी? 1492 में। लेकिन 1492 में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो हमें पता चलता है कि जब इन्होंने अमेरिका को खोजा, किसने? ब्रिटेन ने, एज अ कॉलोनी। तो वही अमेरिका वालों को भरोसा था कि नए लोग आए हैं, ये हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी भाषा बन है इनकी, क्योंकि भाई इंडिया की तरह इनकी तो बहुत सारी डायलेक्ट्स थी भी, तो भी इनकी कॉमन लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। इसलिए ब्रिटेन को यहाँ पे रूल करने में दिक्कत नहीं हुई। अमेरिका वाले 1492 में से 1550 तक वो इसी भ्रम में जी रहे थे कि दे आर गुड पीपल, यानी कि जिन्होंने इन्हें कॉलोनी बनाया, ब्रिटिशर्स आर गुड। यहाँ तक ये प्रेस करते हैं, तारीफ़ करते हैं ब्रिटिशर्स की। बट आफ्टर 1550 दे रियलाइज़, उनको रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, ये तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनको ले रहे हैं, ऊपर से हमसे ही काम करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, ये एक तरह से रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। जब रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है 1550 से, तो लिटरेचर भी चीज़। यहाँ पे राइटर्स जो हैं वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अमेरिका के लिए आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए लिखते हैं। आपने देखा था कि रोमांटिक एज यहाँ ऊपर जो आई थी वो 1798 से 1837 के बीच में आई थी, लेकिन यहाँ पे आती है आपकी 1850 के बाद। इससे पहले यहाँ पे फ्रीडम फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है। 1776 में ये जीत जाते हैं, या एक तरह से ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं कि वी आर लिबरल। बट इनका जो मैग्ना कार्टा था उस पर साइन नहीं होता है 73। क्यों? क्योंकि 1776 में ब्रिटिश कहता है कि भाई यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 13 कॉलोनीज़। आप 13 कॉलोनीज़ की कॉम्बिनेशन है और इतने बड़े उसको छोड़ नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए, 2 भाग में डिवाइडेड हो जाइए। लेकिन अमेरिकन्स ने कहा कि नहीं, चाहिए तो पूरा चाहिए। जैसे इंडिया में उन्होंने किया था कि कहा कि नहीं, आप बड़े हो, पार्टीशन कर दिया ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान आज के टाइम पे बांग्लादेश है, अगर आपको बताओ, और वेस्ट पाकिस्तान जो आपका है वो क्या है? वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए स्ट्रगल किया और 1782 में इनको लिबर्टी मिली, यानी कि यहाँ पे इनका क्या है, 4 जुलाई को इनको मिली, जिसको अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अब जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो जैसे नए भारत के नए सपने, वैसे नए अमेरिका के नए सपने। तो यहाँ पे भी लिटरेचर में नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। धीरे धीरे इनको लगा कि 1782 के बाद कि हमारा लिटरेचर तो भाई इनसे कॉपी नहीं होना चाहिए। किससे? ब्रिटेन से। हम अलग हैं तो हमारा लिटरेचर भी अलग होगा। तो ब्रिटेन के, आपको अगर याद हो किस कोई एक राइटर, वॉल्ट विटमैन, जो डेमोक्रेसी की बात करते थे। इसके अलावा आपके कौन से राइटर्स हैं? इसके अलावा हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके अलावा इनसे पहले के एमर्सन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, इनके अलावा नेथनल हाथरून, नेथनल हाथरून, इनका बहुत फेमस वर्क है स्कारलेट लेटर।
जिसमें इन्होंने बताया कि जो पब्लिक है वो कैसे चेंजेस कर देती है अपने व्यूज़ किसी एक पर्सन के बारे में। अगर वो गरीब है, उसका कोई सपोर्टर नहीं है, तो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जहाँ वो पैसे कमा ले, रिच पीपल्स बन जाए, उसकी बड़ी फैमिली से रिलेशन निकल जाए, तो सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिका का लिटरेचर क्या है। तो आज जो चीज़ें हमने समझी उसमें सबसे पहले चीज़ है आपकी, आप देखेंगे सबसे पहले हमने देखा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमने देखी कि लिटरेचर की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो हमको पढ़नी है, यानी कि हमें कौन कौन सी फॉर्म्स देखनी है। अभी आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि हमें क्या है, सिर्फ प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल और शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये भी देखना है कि प्रोज के अंदर क्या क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या क्या आता है, कौन सी कंडीशन है जो प्रोज में आएगी, कौन सा ड्रामा में रखा जाएगा। फिर हम नॉवेल्स के अंदर देखेंगे कि नॉवेल्स के अंदर कितनी फॉर्म्स होती हैं। फिर हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में हमें 2 कंट्रीज़ की देखनी है, एक ब्रिटिश की और मेन जो देखनी है वो देखनी है हमें इंडिया की। इसके बाद जो हमने देखा वो क्या था, इसके बाद हमने देखा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसके बाद हमने पढ़ा था अमेरिका और इंडिया। इसके आगे हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब हम हर एज को डिफरेंट क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और प्लस उनकी एज की क्वालिटीज़, मेरिट्स, उस टाइम के राइटर्स, उन राइटर्स के वर्क्स, कौन सा वर्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसे आपको डीप पढ़ना है, किसे आपको नहीं पढ़ना है, या किसी का आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कौन से राइटर के वर्क्स आपको पढ़ने हैं, ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।